तो एक सर्किट को अगर हम समझ लेंगे चार्जिंग का, तो मतलब कि 1000 फ़ोन को रिपेयर करना चार्जिंग सेक्शन हमारे लिए इजी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अलीद और आप देख रहे हैं एडवांस मोबाइल स्मार्ट। तो आज हमारे यहाँ पर एक सर्किट मैंने ड्रॉ किया है और इस सर्किट में मैंने पूरा एक ही फ़ोन का ड्रॉ किया है और इसमें 6357 CRB है और इसमें MT 6371P जो चार्जिंग IC लगा है। तो ये जो मॉडल है पावर IC और चार्जिंग IC का, ये बहुत फेमस मॉडल है और हज़ारों मोबाइल में यही IC लगा हुआ है, हज़ारों मोबाइल में। तो एक सर्किट को अगर हम समझ लेंगे चार्जिंग का, तो मतलब कि 1000 फ़ोन को रिपेयर करना चार्जिंग सेक्शन हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इस सर्किट को अगर समझने के लिए हमें स्कीमेटिक में शुरुआत होता है B2B कनेक्टर से। मतलब जो मदरबोर्ड की B2B कनेक्टर होते हैं, इस B2B कनेक्टर से हमारे चार्जिंग के 5 वोल्ट यानी VBAS की सप्लाई होते हैं। ये VBAS की सप्लाई यहाँ से हम काउंट करते हैं। इस आगे का सप्लाई अगर बताया जाए तो चार्जिंग बोर्ड के हिसाब से पकड़ना पड़ेगा। चार्जिंग पिन में हम चार्जिंग को USB केबल कनेक्ट किया, USB केबल के जरिए चार्जिंग पिन आउटपुट देगा 5 वोल्ट, वहाँ से आएगा चार्जिंग बोर्ड के B2B कनेक्टर पर और उस B2B कनेक्टर के 5 वोल्ट आउटपुट होगा पत्ते के जरिए आएगा मदरबोर्ड की B2B कनेक्टर पर और वहीं से शुरू होगा हमारा डायग्राम। अब B2B कनेक्टर में जैसे पहुँचा तो 1, 2, 29, 30 4 पिन में इनपुट होगा चार्जिंग के 5 वोल्ट की सप्लाई यानी VBAS की सप्लाई और वो VBAS की सप्लाई TP नंबर 14। इसमें हम चेक कर सकते हैं कि 5 वोल्ट हमारे चार्जिंग के द्वारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर एक TBS डायोड लगा है। इस TBS डायोड के ज़रिए अगर वोल्टेज ओवर अप आता है तो ओवरफ्लो होकर ग्राउंड हो जाएगा, मतलब उस लाइन के OBP की तरह एक तरह से काम करेगा। और फिर एक कैपेसिटर लगा है C40 करके एक कैपेसिटर लगा है, जो कैपेसिटर हमारा फिल्टर कर रहा है। और फिर एक 47 किलो ओम की रजिस्टर लगा है जो कि R1330। इस रजिस्टर का काम है फीडबैक देना, मतलब चार्ज कब प्लग इन हो रहा है कब प्लग आउट हो रहा है, तो ये होती है हमारा फीडबैक रजिस्टर। और फिर आगे बढ़कर OBP के इनपुट में एक कैपेसिटर लगा है जो कि C1310 और इस कैपेसिटर में हो करके हमारे OBP IC के इनपुट होगा जो कि C1, C2 और B2 में इनपुट होगा चार्जिंग के 5 वोल्ट। और OBP IC को ऑन होने के लिए उसका ग्राउंड भी होना जरूरी है। A3, B3 और C3 पिन होगा इस OBP का ग्राउंड और फिर A1, A2 और B1 यहाँ से होगा OBP का आउटपुट होके एक कैपेसिटर C1311 और जो 1 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर लगा है, इसमें हम आउटपुट वोल्टेज इसका चेक कर सकते हैं। अगर ये OBP आउटपुट नहीं दिया तो OBP को हम वहाँ से उठा करके इस कैपेसिटर से लेके इस कैपेसिटर तक जंपर दे सकते हैं ताकि हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट में चला जाए। फिर आगे बढ़ के एक TBS डायोड लगा है। TBS डायोड का जो खास काम है वो है फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करना। मतलब इस 5 वोल्ट की लाइन में अगर कोई फ्रीक्वेंसी इन्वायरमेंट से आ करके अटैक करते हैं तो उसको निकल करके ग्राउंड कर देना इस ESD डायोड या तो TBS डायोड का काम है। फिर आगे बढ़ते हैं चार्जिंग IC में जब इन होगा एक कैपेसिटर फिर यहाँ पर लगाया गया और चार्जिंग IC जो हमारा लगा है वो उसी चार्जिंग IC का A1, A2, A3 और E2 में इन होगा चार्जिंग की 5 वोल्ट की लाइन यानी कि VBAS। चार्जिंग की 5 वोल्ट की लाइन हमारा इन होगा। उसके बाद चार्जिंग के लिए D1, D2 और D3 हमारा चार्जिंग के लिए पॉजिटिव ग्राउंड जो PGND होते हैं वो ग्राउंड होना ज़रूरी है। तब जाके हमारा चार्जिंग IC अगर इनपुट सही से मिल रहा है और चार्जिंग IC अगर रिस्पॉन्ड करता है तो हमारे चार्जिंग के लिए MID की सप्लाई बनेगा जो हमारा एक बाईपास कैप लगा है और इस 3 पिन से आउटपुट होगा जो कि B1, B2 और B3 पिन में हमारा MID की सप्लाई बनते हैं। और ये MID की सप्लाई अलग अलग फ़ोन में अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा, जो कि MID भी हो सकता है, PMID हो सकता है, VMID हो सकता है। अलग अलग स्कीमेटिक में अलग अलग नाम देखने को मिलता है। तो MID में जब वोल्टेज बनेगा 5 वोल्ट, उसके बाद चार्जिंग IC का सीक्वेंस जो है करेगा स्विचिंग। चार्जिंग के लिए होगा स्विचिंग यानी चार्जिंग VLX C1, C2 और C3 तीनों पिन से
करेगा स्विचिंग। अब स्विचिंग होने के बाद स्विचिंग कॉइल के जरिए हमारा बनेगा V6 यानी कि 4.2 वोल्टेज तक 3.7 से लेकर के वही V6 फिर रिटर्न आएगा हमारे चार्जिंग आईसी के अंदर F1, F2 और E1 पिन में, और वही जो VPH पावर आउटपुट आया है वो G1, G2, H1, H2 से आउटपुट होके हमारे बैटरी कनेक्टर को चार्ज करने के लिए आएगा। अब ये हो गया खाली वोल्टेज वाला लाइन। अब कंडीशन क्या है कि जब स्विचिंग हुआ है तो स्विचिंग के दौरान एक कैपेसिटर यहाँ पर चार्जिंग के लिए बूट कैपेसिटर लगाया गया है, जो बूट कैपेसिटर हमारा C2604 है, 47 पिको फैराड के होते हैं, और जो कैपेसिटर के एक तरफ हमारे चार्जिंग के आईसी के साथ जुड़ा रहेगा D4 नंबर पिन पर। मतलब कि कैपेसिटर के जब स्विचिंग होगा, स्विचिंग के दौरान कैपेसिटर की एक तरफ रहेगा 4 वोल्ट और दूसरी तरफ होगा 8 वोल्ट, और यही 8 वोल्ट हमारे चार्जिंग आईसी के अंदर दिया गया है ताकि हमारा जो एम्पियर है एम्पियर बढ़ सके, तो बूस्ट कर रहा है ताकि इसमें एम्पियर बने, और वो एम्पियर और V6 को ले करके फिर बैटरी कनेक्टर को चार्ज करने के लिए भेजेगा, तब जाके हमारे बैटरी के अंदर चार्ज लोड होगा। मतलब बैटरी के अंदर दो शर्तें होते हैं, एक होते हैं वोल्टेज और एक होते हैं एम्पियर। अब कंडीशन यहाँ पर एक है कि बैटरी कनेक्टर में कितना चार्ज है और कितनी करानी है, इसको अगर जानने के लिए तो चार्जिंग आईसी D5 नंबर पिन को भी जोड़ के रखे, जो कि हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर एक सेंसिंग डिपार्टमेंट होते हैं। जो सेंसिंग डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली वीवैट लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, और वीवैट लाइन को बैटरी का सेंस करते हैं कि बैटरी में चार्ज कितनी है। मानो कि 55% अगर चार्ज होगा तो 56% करने के लिए सेंस डिपार्टमेंट सेंस कर लेगा कि आगे और चार्ज भेजना है, तब जाके चार्जिंग आईसी और भी चार्ज भेजेगा। जैसे 56 हो गया फिर सेंस कर लिया, फिर सेंसिंग डिपार्टमेंट सेंस करेगा, यानी कि D5 नंबर जो पिन है वो सेंस करेगा कि 56 हुआ है, 57 करने के लिए और भी चार्ज चाहिए, तो फिर आगे पुश करेगा, फिर आगे फिर चार्ज भेजेगा, फिर जैसे 57 हो गया फिर 58 करने के लिए, फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप 1% करके चार्ज आगे बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग के तरफ से, चार्जिंग आईसी की तरफ से कंडीशन। अब ये अगर मीडियाटेक का फ़ोन है तो मीडियाटेक के फ़ोन में VBUS की सप्लाई आगे और भी लाइन बनाया जाता है, जो कि हमारे पावर आईसी 6357 CRB अगर हुआ, मतलब 6357 CRB, MRB और 6357 ये तीनों आईसी अगर है तो आपको देखने को मिलेगा जो VCDT और चार्ज LDO की लाइन। VCDT और चार्ज LDO लाइन को अगर आपको पढ़ना है तो VBUS की सप्लाई आएगा, मतलब कि इसमें रहेगा आपका 5 वोल्ट, इसमें रहेगा चार्जिंग के 5 वोल्ट, यही 5 वोल्ट आगे बढ़ के आएगा एक 330 किलो ओम की रजिस्टर देखने को मिलेगा, जो कि R222 करके हमारा जो लेआउट नंबर है, लेआउट नंबर में है। तो 330 किलो ओम का रजिस्टर है, ये हो गया हमारा R1, और जो R2 लगा है ये हो गया हमारा 39 किलो ओम की रजिस्टर, जो R2223 करके एक रजिस्टर है लेआउट नंबर, ये हो गया हमारा R2। R1 और R2 के अंदर होगा डिवाइडर सर्किट, जो डिवाइडेड वोल्टेज बनेगा वो इसी पावर आईसी के अंदर T11 नंबर पिन में आएगा, और जिस पिन का नाम है VCDT, मतलब वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर। मतलब चार्जिंग के जो वोल्टेज है उसको पहले डिटेक्ट करेगा, उसके बाद चार्ज कराने के लिए ट्रिगर करेगा। अगर ये वोल्टेज थोड़ा सा भी चूक हुआ या तो गड़बड़ हुआ तो चार्ज ट्रिगर ही नहीं होने वाला, और फ़ोन में कोई लोगो भी शो नहीं करने वाला। ठीक है, आगे कंडीशन क्या है, VBUS की सप्लाई हमारा फिर आगे बढ़ेगा, और एक 7.5 के का एक रजिस्टर लगा है, जो कि हमारा लेआउट नंबर है R2224 करके रजिस्टर है, और इस रजिस्टर के एक तरफ रहेगा 5 वोल्ट, दूसरी तरफ रहेगा 2.8 वोल्ट। मतलब कि कंडीशन जो ये R1 है हमारा, और पावर आईसी के R11 नंबर पिन में जाके इनपुट में इनबिल्ड और एक रजिस्टर है जो कि हमारा R2 है। R1 और R2 के अंदर होगा डिवाइडर सर्किट, इनपुट में आएगा 5 वोल्ट और डिवाइडेड बनेगा 2.8 वोल्ट। अगर 2.8 वोल्ट सही से बन रहा हो तो हमारा चार्ज LDO लाइन सही से काम करेगा। ये दोनों लाइन में प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें तो कंडीशन ये होता है कि फ़ोन, ये दोनों लाइन में ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है कि या तो बंद फ़ोन में चार्ज नहीं हो रहा है, ऑन फ़ोन में चार्ज हो रहा है, या तो ऑन फ़ोन में चार्ज नहीं हो रहा है, बंद फ़ोन में चार्ज हो रहा है, या तो चार्ज में लगाओ तो चार्जिंग का लोगो ही नहीं शो कर रहा है। इस तरह का दिक्कत ये दोनों लाइन से आते हैं।
तो फिर यहाँ का कंडीशन अगर जैसे ख़त्म हो जाता है तो बैटरी कनेक्टर का रिक्वायरमेंट अब चेक करना ज़रूरी पड़ जाता है। हमारे कंडीशन क्या है, जो हमारे चार्जिंग के एरर आते हैं कि बैटरी एरर, चार्जिंग एरर, इस तरह का दिक्कत ज़्यादातर हमारे आईडी लाइन के होते हैं, बैटरी कनेक्टर एरर होते हैं। कंडीशन क्या है कि पावर आईसी के अंदर से एक VIO 1.8 वोल्टेज आउटपुट होगा, जो कि हमारा लेआउट नंबर R1 और वो 10 किलो ओम्स के रजिस्टर होंगे और चले आएंगे हमारे आईडी लाइन पर। जैसे बैटरी लगेगा, देखिए कंडीशन यहाँ पर VIO आया, बैटरी कनेक्टर के आईडी लाइन में चले गए, फिर उसी सेंसिंग डिपार्टमेंट में देखिए CPU के अंदर आया AE 18 नंबर पिन पर, जो कि हमारा ऑक्सिन 3 नंबर करके आएगा। मतलब कि बैटरी लगा है या नहीं है उसको सेंस करेगा कौन, CPU। कैसे सेंस करेगा, पावर आईसी जैसे R1 के ज़रिए 1.8 वोल्टेज भेजा है और जैसे ही बैटरी यहाँ पर लगेगा तो इसी आईडी लाइन के ज़रिए बैटरी के बोर्ड के अंदर और एक रजिस्टर होगा जिसका एक सिरा होगा ग्राउंड। मतलब ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2। अब R1 से 1.8 वोल्टेज आउटपुट हुआ, जैसे बैटरी लगेगा R2 से कुछ ड्रॉप होगा। अब जैसे ड्रॉप होगा तो R1 और R2 के बीच में जो डिवाइडेड वोल्टेज बनेगा वो डिवाइडेड वोल्टेज सेंस करेगा इधर CPU के AE 18 नंबर पिन पर। अगर AE 18 नंबर पिन पर ये सेंसिंग हुआ कि हाँ वोल्टेज डिवाइडेड हो रहा है तो CPU समझ जाएगा कि हमारा बैटरी लग चुका है, इसीलिए डिवाइडेड हो रहा है। अगर बैटरी नहीं लगा है तो R2 इस लाइन में कनेक्टिविटी में नहीं रहेगा। अब पूरा 1.8 वोल्टेज बैटरी कनेक्टर के आईडी लाइन में भी रहेगा और वही 1.8 वोल्टेज CPU में भी चला जाएगा। अब CPU क्या सोचेगा कि इस वोल्टेज को तो ड्रॉप होना चाहिए था कुछ, अब ड्रॉप ही नहीं हुआ है, इसका मतलब बैटरी नहीं लगा हुआ है, इसीलिए R2 से कुछ वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हुआ है, पूरा 1.8 वोल्टेज आ रहा है। इसी कंडीशन में जो हमारा CPU है SMS देगा स्क्रीन में कि बैटरी एरर या तो चार्जिंग एरर, इस तरह का SMS हमारे आईडी लाइन के ज़रिए आते हैं। अब जो थर्मल के जो एरर होते हैं, टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, इस तरह का दिक्कत जब देखने को हमें मिलता है वो होती है हमारे बैटरी कनेक्टर के थर्मल लाइन से। अब ये लाइन काम कैसे करते हैं, इसको अगर जानने के लिए हमारे जो पावर आईसी है R9 नंबर पिन से TREF करके एक वोल्टेज आउटपुट होगा, जो कि हमारा 16.9 किलो ओम के एक रजिस्टर लगा है, ये हो गया हमारा R1 और फिर यही वोल्टेज जाएगा हमारे बैटरी कनेक्टर के थर्मल लाइन पर। अब इसका जो थर्मल लाइन में जो भी वोल्टेज बनेगा वो वोल्टेज हमारा सेंसिंग डिपार्टमेंट में एक 1 किलो ओम के रजिस्टर R11 नंबर रजिस्टर के होते हुए बैटन के नाम से हमारे पावर आईसी के अंदर R13 नंबर में सेंस करेगा कि ये वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना ड्रॉप हो रहा है, ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है या कम ड्रॉप हो रहा है। इसके ऊपर से ये हमारा जो पावर आईसी है हमारा सेंस करेगा और SMS आएगा टेम्परेचर टू लो या तो हाई। अब कब लो आते हैं कब हाई आते हैं, इसके लिए आपको पूरे डिवाइडेड सर्किट को समझना पड़ेगा। जैसे कि अब बता रहे हैं R1 नंबर पिन से एक वोल्टेज आउटपुट हुआ 1.8 वोल्टेज, एक R1 रजिस्टर लगाया, अब आएगा बैटरी कनेक्टर के थर्मल पिन पर। अब जैसे यहाँ पर बैटरी लगेगा तो बैटरी के पत्ता के ज़रिए जो हमारे थर्मल लाइन होते हैं बैटरी के बोर्ड के अंदर जाके और एक R2 रहता है। मतलब जैसे बैटरी कनेक्ट हुआ अब बैटरी के थर्मल लाइन के ज़रिए और एक बैटरी के बोर्ड के अंदर और एक रजिस्टर हमारा बैठा हुआ रहेगा, जो कि हमारा NTC वाला रजिस्टर है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब कि थर्मल रजिस्टर है। अब ये हो गया हमारा R2। अब ये R1 से 1.8 वोल्टेज आया, R2 रजिस्टर के ज़रिए कुछ ड्रॉप होगा। जैसे कुछ ड्रॉप होगा R2 के रजिस्टर के इनपुट से लेकर के R1 रजिस्टर के आउटपुट तक एक इस बीच में डिवाइडेड वोल्टेज बनेगा। अब ये डिवाइडेड वोल्टेज पावर आईसी R13 नंबर पिन पर जाके सेंस करेगा कि डिवाइडेड हुआ है। अब कितना हुआ है उसके ऊपर टेम्परेचर टू हाई लो SMS आएगा। कैसे, मानो कि बैटरी गर्म हो रहा है, अगर बैटरी गर्म होता है तो हमारे जो थर्मल रजिस्टर टेम्परेचर वाला रजिस्टर है NTC, तो ये बैटरी गर्म होने के साथ साथ जो हमारे रजिस्टर है वो तो सेंस करेगा गर्म। जैसे गर्म सेंस करेगा तो इसका ओम्स फिर घट जाएंगे, जैसे घट जाएंगे जितना गर्म होगा उतना घट जाएंगे, जितना घट जाएंगे ओम्स उतना वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा।
जितना वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा डिवाइडर सर्किट में उतना वोल्टेज कम पड़ता रहेगा। अब जितना कम होता रहेगा वोल्टेज उतना पावर आईसी में सेंसिंग डिपार्टमेंट सेंस करेगा कि इतना कम क्यों है। जितना वोल्टेज कम होता जाएगा इसमें एक मतलब सीरियल होते, एक सिस्टम दिया गया है, एक रेशियो दिया गया है। जैसे कि रेशियो कैसे होते हैं, मानो कि 0.9 वोल्टेज अगर रहेगा तो ओके, मतलब पावर आईसी कर देगा ओके, चलो थर्मल ओके है। अब 0. मान लो कि 8 तब भी पावर आईसी कर देगा ओके, चलो डन, फिर भी थर्मल का कोई एरर नहीं आएगा। 0.7 आएगा फिर भी ओके करेगा, चलो मान लेते हैं। जैसे 0.7 आएगा तो फिर थर्मल का एरर आने लगेगा, टेम्परेचर टू हाई। क्यों टेम्परेचर टू हाई? क्योंकि वोल्टेज बैटरी गर्म हो रहा है, थर्मल रजिस्टर गर्म हो रहा है, थर्मल रजिस्टर का ओम्स जो है वो घटते जा रहा है, वोल्टेज ज़्यादातर ड्रॉप होते जा रहा है, डिवाइडर सर्किट में कम पड़ रहा है वोल्टेज। अब कितना कम पड़ रहा है उसका भी रेशियो दिया गया है कि वोल्टेज अगर 0.9 रहेगा तो सबसे बढ़िया है, अगर कम होता रहा तो 0.7 से नीचे चला गया तो यानी कि बैटरी और ज़्यादा गर्म हो रहा है, हमारे थर्मल रजिस्टर के ओम्स कम होता रहा है, इसीलिए 0.6 में आ गया, तब एसएमएस देगा टेम्परेचर टू हाई। अब दूसरा कंडीशन टेम्परेचर टू लो कब आता है? जैसे कि 0.9 से ऊपर अगर चलते हैं तो 1.0, 1.1, 1.2 तक मानेगा कि हाँ चलो ठीक है। जब 1.3 में वोल्टेज चला जाएगा तो टेम्परेचर टू लो एसएमएस आ जाएगा। कैसे? मानो कि यहाँ का जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर का हमारा ओम्स बढ़ चुका है, या तो इसका ग्राउंड सेंस कट चुका है, या तो ये रजिस्टर ड्राई सोल्ड हो चुका है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारा जो भी 1.8 वोल्टेज आया है ये वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि R2 के ज़रिए ड्रॉप होगा, तो R2 वहाँ पर है नहीं, या तो ड्राई सोल्ड हो चुका है, या तो किसी के कारण ये ग्राउंड सेंस कट गया है। तो मतलब कि वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो पा रहा है। वोल्टेज अगर पूरा ड्रॉप ही नहीं हो पा रहा है तो ये R1 और R2 सीरीज में आ जाएगा। अब सीरीज का जो हमारा फार्मूला है, इसको अगर जानना है तो फिर हमारे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज का फार्मूला या तो डिवाइडर का फार्मूला अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ा रहे हैं। तो R1 और R2 जब ड्रॉप ही नहीं कर पाएगा तो इस लाइन में पूरा 1.8 वोल्टेज ही रह जाएगा, क्योंकि ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, पूरा वोल्टेज रह जाएगा। अब सेंसिंग डिपार्टमेंट जब यहाँ से वोल्टेज लेगा, R13 नंबर पिन में देखेगा ये पूरा 1.8 वोल्टेज क्यों है। अब यहाँ पर जो रेशियो दिया गया था, इस रेशियो के हिसाब से वोल्टेज पूरा 1.8 वोल्ट रह गया है। उस कंडीशन में पावर आईसी फिर क्या देखेगा, एसएमएस क्या आएगा फ़ोन में कि टेम्परेचर टू लो, मतलब थर्मल रजिस्टर मानो कि बहुत ठंड में पड़ गए, ऐसा कंडीशन में है, या तो उसका ओम्स बढ़ चुका है। तो इस कंडीशन में हमारा लो वाला एसएमएस आते हैं। अब ये हो गया हमारा थर्मल आईडी लाइन का कंडीशन। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हमारे जो बैटरी कनेक्टर का जो हमारा और भी रिक्वायरमेंट है चार्जिंग के लिए, वो है कि ग्राउंड के सिग्नल जो कंडीशन है वो हमारा बाकी रह गया है। ग्राउंड लाइन में क्या किया है, एक R12 नंबर के एक CS रजिस्टर लगा है, मतलब कि करंट सेंस रजिस्टर, जिसको हम कोड रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। उसका ओम्स होते हैं 0.01 ओम्स, और इसी रजिस्टर के जरिए ग्राउंड किया गया। मतलब कि बैटरी कनेक्टर का जो ग्राउंड है ये डायरेक्ट ग्राउंड नहीं है, इसका एक रजिस्टर के द्वारा, फ्यूज रजिस्टर के द्वारा ग्राउंड कर दिया गया। अगर ये रजिस्टर किसी ने उठा दिया तो फिर आपको ग्राउंड जो पिन है, ग्राउंड पिन में ग्राउंड देखने को नहीं मिलेगा, GR देखने को मिलेगा 300-400 के आसपास। ठीक है, तो ये रजिस्टर भी होना चाहिए, ड्राई सोल्डिंग नहीं होना चाहिए, किसी के उठा के फेंक दिया फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होने वाला, चार्ज होना तो दूर की बात है। तो ये रजिस्टर के दूसरी तरफ से एक बैटरी कनेक्टर की तरफ से और एक डायरेक्ट ग्राउंड की तरफ से दो सेंसिंग यहाँ पर ले रहा है। क्या क्या ले रहा है? जब बैटरी कनेक्टर से ले रहा है तो CSN करके पावर आईसी के R10 नंबर पिन 6357 CRB के बता रहा हूँ, 6357 CRB में R10 नंबर पिन में CSN मतलब बैटरी कनेक्टर के ग्राउंड की तरफ से, जो हमारे रजिस्टर के ऊपर बैटरी कनेक्टर की तरफ से CSN सेंस करेगा, जो हमारा सेंसिंग सही है या नहीं है ये सेंस करेगा। और जो हमारा रजिस्टर के डायरेक्ट ग्राउंड की तरफ है वहाँ से एक सेंस करेगा T10 नंबर पिन पर, और ये होगा CSP।
ये CSN और CSP जो पावर आईसी सेंस कर रही है किस लिए है, क्योंकि फ़ोन को चार्ज भी करवाना है, फेक चार्जिंग में अगर ना जाए इसके लिए भी सेंस करना है, और दूसरा फ़ोन को ऑन कंडीशन में रखना है, इस कंडीशन में भी ये सेंस होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये होता है कि फ़ोन अब डायरेक्ट चार्ज में बैठा के रख दिए, या तो चार्ज में बैठा के फ्री फायर भी खेल रहा है या गेम खेल रहा है कोई, या तो वीडियो देख रहा है, मूवी देख रहा है, तो फिर कितना जल्दी काम करना है, कितना जल्दी चार्ज करना है, किस रेशियो में चार्ज करना है, उसके लिए ये सेंसिंग लाइन दिया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैटरी कनेक्टर के रिक्वायरमेंट चार्जिंग के लिए। अब यहाँ पर कंडीशन आता है DMDP चार्जिंग के लिए। दोस्तों DMDP का जो लाइन होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फेक चार्जिंग में। ज़्यादातर पावर आईसी के M11 नंबर DP करके एक 3.0 वोल्टेज आउटपुट करेगा या तो 2.8 वोल्टेज आउटपुट करेगा, जो कि पावर आईसी के M11 नंबर पिन से जो CPU के D26 नंबर पिन में जाके कनेक्ट होगा। और ये CPU के D26 नंबर पिन से कनेक्ट होगा, 3.0 वोल्टेज आया, और यही DP वाला लाइन C27 नंबर पिन से होते हुए B2B कनेक्टर में आएगा। अब B2B कनेक्टर से होते हुए पत्ता के जरिए जाएगा सबबोर्ड पर, सबबोर्ड के B2B कनेक्टर में, वहाँ से जाएगा चार्जिंग पिन में। जैसे चार्ज में लगाओ तो यही वोल्टेज 3.0 वोल्टेज DP के ज़रिए, या तो DP से आया है तो DM के ज़रिए फिर वापस आएगा। कैसे? DP के ज़रिए फिर आएगा चार्जिंग बोर्ड के B2B कनेक्टर पर, वहाँ से पत्ता के ज़रिए आएगा मदरबोर्ड के B2B कनेक्टर पर, और फिर DM के 12 नंबर के पिन से, B2B कनेक्टर के 12 नंबर के पिन से आएगा CPU में B27 नंबर पिन पर। और ये B27 नंबर पिन में जैसे आएगा तो फिर E26 नंबर पिन में आउटपुट देगा और पावर आईसी में आएगा M11 नंबर पिन पर। अब जैसे यहाँ पर पहुँच गया वोल्टेज, यही वोल्टेज घूम करके यहाँ पर पहुँच गया तो पावर आईसी सोच लेगा अब फुल फॉर्म में चार्ज करना है। मतलब कि ये लाइन कहीं से अगर कोई कट गया, या तो ड्राई सोल्ड हो गया, या तो शॉर्टिंग हो गया, तो आपका फ़ोन फेक चार्जिंग में जाएगा। ठीक है, कई बार देखा जाता है कि इस लाइन में जो हमारा पैरेलल में कंपोनेंट लगा हुआ होता है, कई बार वो शॉर्टिंग हो जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं, इस कंडीशन में हमारा फेक चार्जिंग भी आते हैं। कई बार देखा जाता है कि CPU के अंदर से DMDP वाला सेक्शन ही शॉर्टिंग हो गया है, मतलब कि तब तो CPU ही हमारा उठा के चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं होते, इसके लिए भी कुछ अलग प्रोसेस है जो बाईपास लाइन की CPU भी ना चेंज करे और फिर भी हमारा चार्ज हो जाए। इसका भी कुछ मेथड होते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, पूरा स्कीमेटिक के नॉलेज भी लगेगा। अगर आपको सीखना है तो ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है, तो ये वीडियो में जो भी हम सर्किट को बताया, ये सर्किट अगर पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमारा और भी उम्मीद मिले आपके लिए इतना नॉलेजेबल वीडियो लाने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।